स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट बढ़ता है तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपेक्षा की गई थी मेक इन इंडिया से, तो ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट बढ़ पाया 13 से 25 की मेक इन इंडिया को जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई। तो फिर एक नया फॉर्मूला सामने आया जिसको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाया गया, वो था PLI का। पॉलिसी वॉच के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI स्कीम, जो कि काफी चर्चा में बनी हुई है और उसका प्रभाव भी हो रहा है भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर। हम इसमें चर्चा करेंगे कि ये PLI है क्या और फिर PLI की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आई, उसका संदर्भ क्या था, उसका परिप्रेक्ष्य क्या था, पूर्व में क्या हुआ था जिसके फलस्वरूप PLI को लाने की आवश्यकता पड़ी। फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि PLI के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं PLI में लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक योजना है। किसी भी शासकीय योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है? ये योजना चूंकि 2020 में स्टार्ट हुई थी, तो अभी इसको इवैल्यूएट करना तो उचित नहीं होगा, अभी 3-3.5 साल हुआ है। लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक 3-3.5 साल में हुआ क्या इस स्कीम में, और अगर इस स्कीम की कुछ कमियां हैं तो क्या कमियां हैं और आगे इसमें क्या हो सकता है। तो इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले PLI है क्या? PLI जैसा इसका नाम है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव जो सरकार दे रही है, यानी कि जो आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी इकाई अपना प्रोडक्शन कर रही है, उसमें जो इंक्रीमेंटल व्यवस्था होगी, जो इंक्रीज होगा, उसको एनकरेज करने के लिए क्या कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है, इस बात पे चर्चा हुई। लेकिन सबसे पहले प्रश्न यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा की थी मेक इन इंडिया की, और मेक इन इंडिया का आरंभ 2014 में हुआ था, जिसके प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में बताया गया था, उसके प्रमुख उद्देश्य थे कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट है GDP का, उसको बढ़ाया जाए जो उस समय 13-14% था, और ये अपेक्षा की गई थी कि वो बढ़ के 25% तक हो जाएगा। और इसको बढ़ाने का कारण ये था कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट बढ़ता है तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपेक्षा की गई थी मेक इन इंडिया से, तो ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट बढ़ पाया 13 से 25, कुछ अर्थशास्त्रियों का तो कहना है कि वो 2014 से कम हो गया। अब कम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये निश्चित है कि भी 25% कंपोनेंट नहीं हो पाया GDP का, और मैन्युफैक्चरिंग में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो मेक इन इंडिया के फलस्वरूप नहीं हुई। और उसका एक और प्रभाव ये पड़ा कि जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो उससे रोजगार मिलना था, जो अपेक्षा की गई थी मेक इन इंडिया से, वो भी नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठा कि अगर मेक इन इंडिया सफल नहीं हो पाया तो क्या किसी और माध्यम से देश में ऐसी व्यवस्था लाई जा सकती है जिसके माध्यम से न केवल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े बनस्पत रोजगार भी बढ़े। जब मेक इन इंडिया की क्रियान्वयन हो रहा था और उसके बाद उसकी चर्चाएं भी हुई, सामान्य रूप का उसका इवैल्यूएशन तो नहीं हुआ, लेकिन शायद ये सबने माना कि मेक इन इंडिया को जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई। तो फिर एक नया फॉर्मूला सामने आया जिसको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाया गया, वो था PLI का। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, PLI में क्यों किया गया, क्या इससे अपेक्षाएं हैं, क्या इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पे हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि आप सब जानते हैं कि चाइना हो चाहे वियतनाम हो, वहां पर ये देश जो हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन यानी ग्लोबल स्तर पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी वैल्यू चेन का अंग बन रहे हैं। तो अगर उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है तो उसको कोई पुर्जा इन देशों में बन रहा है या 2 पुर्जे बन रहे हैं। उस वैल्यू चेन में कई जगह पर इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्या हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है? क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? ये एक चर्चा था कि अगर ये किया जाना है तो कैसे किया जाएगा। उसी तरह कैसे हम अपने निर्यात को बढ़ाएं, और जो हमारी निर्भरता है इंपोर्ट पर, आयात पर जो निर्भरता है, कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें आयात पर निर्भर है, क्या उस निर्भरता को हम कम कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? ये भी उसमें चर्चा की बात आई। फिर ये आई कि अगर हम किसी इकाई को कोई लाभ देते हैं, कोई इंसेंटिव देते हैं, क्या उसके माध्यम से हम रोजगार और सृजन कर सकते हैं?
तो इस प्रकार के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए पीएलआई स्कीम की संरचना की गई। लेकिन इसका प्रमुख कारण यह था कि ये इस बात को माना गया कि हमारे देश में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई को थोड़े हैंडीकैप्स हैं। वो हैंडीकैप किस प्रकार के हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैंडीकैप है, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो उस कार्य करने में ज़्यादा समय लगता है, और समय, टाइम इज़ मनी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर वो चाइना में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो शायद उतना समय नहीं लगता जितना समय यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है। इसी प्रकार से यहाँ जो हमारी क्लियरेंसेस होती हैं, यानी कि जो सैंक्शंस चाहिए, सरकारी महकमे से जो क्लियरेंसेस चाहिए, उसमें विलंब होता है। फिर जैसे विलंब होता है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में विलंब हो, चाहे वो क्लियरेंस में विलंब हो, उसकी कॉस्ट है। इसी तरह हमारे यहाँ बिजली, सामान्य रूप से अगर हम चीन से कंपेयर करें तो हमारी बिजली महंगी है, तो वो भी एक हैंडीकैप है मैन्युफैक्चरर्स को। तो अर्थशास्त्रियों ने एक ब्रॉड कैलकुलेशन किया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ जो हैं उनको हैंडीकैप कितना है, और ये पाया गया कि ये हैंडीकैप 8% से 11% है। यानी कि जो कॉस्टिंग होगी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट होगी, उसमें वो कॉस्ट महंगी पड़ेगी 8 से 11%। और इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अगर किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव करना है तो उसकी प्राइसिंग ऐसी होनी पड़ेगी कि वो और जगह अगर वही मैन्युफैक्चर हो रहा आइटम तो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा ना हो। और चूंकि ये हैंडीकैप, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को है, इसलिए अगर हम उसको बैलेंस नहीं करते या उसको कुछ कॉम्पनसेट नहीं करते तो कदाचित जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स हैं उनकी कॉस्ट जो अन्य देशों में कॉस्ट से ज़्यादा होगी। इस संदर्भ में फिर पीएलआई स्कीम की संरचना की गई। आरंभिक तौर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव में 3 क्षेत्रों को लिया गया, 3 प्रकरणों को लिया गया। वो कौन कौन से प्रकरण थे? पहला प्रकरण था मोबाइल कंपोनेंट्स और मोबाइल, यानी कि जो फ़ोन आजकल का इतना उपयोग हो रहा है मोबाइल फ़ोन्स का, बहुत मात्रा में ये फ़ोन फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आयातित होते थे। और ये सोचा गया कि अगर इनका मैन्युफैक्चर हमारे देश में ही किया जाए तो ना केवल इनका आयात कम होगा, बनिस्पत यहाँ के मैन्युफैक्चर करते हुए फ़ोन इनका एक्सपोर्ट हो सकेगा। अब इसमें कितना हुआ, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग था हमारी पीएलआई स्कीम का। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे इंपोर्ट होते थे। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फिर यहाँ के कुछ तो फिनिश्ड होते थे, कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी इंपोर्ट होते थे। तो क्या वही जो उद्देश्य मोबाइल फ़ोन्स के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए भी यही उद्देश्य रखा गया कि क्या हम उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन अपने देश में कर सकते हैं। और उसमें फिर इस बात का परीक्षण हुआ कि अपने देश में इनका उत्पादन करने के लिए, इनका फिर एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से हैंडीकैप्स हैं, जो मैंने हैंडीकैप आपको पहले बताए थे, उन हैंडीकैप को ओवरकम करने के लिए क्या हम इसमें सहायता दे सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र या प्रकरण थे जिनको पीएलआई स्कीम में लिया गया, वो थे मेडिकल इक्विपमेंट, यानी कि देश में जैसे जैसे कि स्वास्थ्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और ये समझा गया था कि सब इक्विपमेंट्स, चाहे वो पेट स्कैन मशीन हो, चाहे वो स्टेंट्स हो, ये ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो क्या उनका इंपोर्ट हम ख़त्म करके या कम करके इनका मैन्युफैक्चर यहाँ कर सकते हैं, और जैसा कि पहले बताया गया कि ऐसी गुणवत्ता के हम उपकरण बना सकें जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये 3 पहलुओं को पहले इंक्लूड किया गया पीएलआई स्कीम में। और जब इसमें थोड़ी आरंभिक सफलता मिली तो उसके उपरांत इसमें 11 और क्षेत्र जोड़े गए। और उनमें उद्देश्य प्रमुख रूप से ये था कि ये जो 11 जोड़े गए, इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। उसमें जैसे टेक्सटाइल है, जैसे फूड प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, इसी तरह अन्य प्रकरण हैं, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। इन सब को सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। उद्देश्य वही थे कि क्या हम इस प्रकार के क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने देश में बना सकते हैं, क्या हम उनको कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें, क्या हम ऐसी क्वालिटी ला सकते हैं। अब इन क्वालिटी को लाने के लिए आवश्यक है कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ उपलब्ध हो। तो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को हम प्रेरित कर सकेंगे
तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ आएंगे और हम अच्छी तकनीक का इस्तेमाल प्रयोग करके क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। एक और उद्देश्य जो पीएलआई स्कीम का था कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कैसे करें। अगर ये पाया जाता है कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक्सपेंसिव होती है, किन्हीं कारणों से, जिन कारणों का मैंने पूर्व में चर्चा की, तो वो क्यों आके इन्वेस्ट करेगा, वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करेगा जो इन्वेस्टर इंटरनेशनल है, जहाँ पे उसका सस्ता प्रोडक्शन हो सकता है। तो इन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन अब 14 उपकरणों के लिए, 14 प्रकार के उपकरणों के लिए ये स्कीम लागू की गई और काफ़ी भारी मात्रा में इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। अब इसमें लाभ क्या मिलता है जो मैन्युफैक्चरर को? लाभ ये मिलता है, आपको स्मरण होगा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे हैंडीकैप 8 से 11% का है जो एडिशनल कॉस्ट व्यय करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये निर्णय लिया गया कि इसमें से 4 से 6% की इंसेंटिव दिया जाएगा। अब ये इंसेंटिव किस प्रकार से दिया जाएगा, ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है। ये जो मेरे 14 क्षेत्र हैं, इन हर क्षेत्र के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन दी जाएगी, किनको दिया जाएगा। लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट करनी होगी, ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागू नहीं होगी। इसके लिए एक थ्रेशोल्ड बनाया गया है कि कम से कम इतनी आपकी टर्नओवर होना चाहिए। और ये जो इंसेंटिव है ये वैल्यू एडिशन पे, इसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। वैल्यू एडिशन का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, तो हम जो आइटम बनाएंगे वो हम 100 रुपए से कितने अधिक मात्रा का आइटम बनाएंगे, वो उसका वैल्यू एडिशन कहलाता है। तो जो इंसेंटिव दिया जाएगा पीएलआई में, वो वैल्यू ऐड पर दिया जाएगा, पूरे प्राइस पर नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए का हमने इंपोर्ट किया और उसमें हमने 30 रुपए का यहाँ वैल्यू ऐड किया, तो उसका कुल कॉस्ट 130 रुपए हुई। तो उसमें जो पीएलआई मिलेगा, जो इंसेंटिव मिलेगा, वो 30 रुपए में मिलेगा, 130 पे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की इसमें कई व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे उसी चीज के लिए उपयोग हो जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि यहाँ वैल्यू एडिशन हो, यानी कि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट कर सकें। इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए ही पीएलआई स्कीम की संरचना की गई। और ये प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम 2 क्षेत्रों में इसके लाभ सामने दिख रहे हैं। आपको भी जानकारी मिली होगी कि जो एक बूम आया है मोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में इंडिया में, उसका काफ़ी कुछ श्रेय पीएलआई को भी जाता है, स्कीम को जाता है। क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हुआ है अब तक, वो लगभग 6.75 लाख करोड़ का हुआ है। इसमें 3,420 करोड़ का इंसेंटिव क्लेम माना गया है। 3,25,000 का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। ये सरकार के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्कीम का आरंभ जो है बड़ा बढ़िया हुआ है। मैं आपको स्मार्टफोन के बारे में बता रहा था, आपको मैं ये जो आंकड़े मेरे पास हैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 17-18 में भारतवर्ष ने $3.6 बिलियन का इंपोर्ट किया था मोबाइल का, क्योंकि एक बूम आया था। आप हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फ़ोन देखते हैं और इसका एक्सपोर्ट हमारी कुल $334 मिलियन का था। अब देखिए 17-18 के कंपैरिजन में जब हम 22-23 के आंकड़े देखते हैं तो इसका इंपोर्ट $3.6 बिलियन यानी $3.6 बिलियन से घटकर सिर्फ $1.6 बिलियन रह गया है। यानी कि आधे से भी कम इंपोर्ट हुआ, जबकि इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई। आपके सामने दिखते हैं। और देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस सेक्टर में है कि जो एक्सपोर्ट 17-18 में $334 मिलियन का था, वो बढ़ के $11 बिलियन हो गया। सबका ये मानना है कि मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में इस स्कीम में विशेष रूप से ये सफल रही है ये स्कीम। और तभी इसी स्कीम को हर जना उदाहरण देता है, अगर सफल बताता है स्कीम को, तो मोबाइल एक सेक्टर है। फार्मा सेक्टर में भी जो आंकड़े मेरे पास हैं उससे ऐसा लगता है कि इस स्कीम में भी काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। पहले वर्ष में ही 22-23 का जो पहला वर्ष था, क्योंकि ये बाद में इंक्लूड हुआ, इसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया
और लगभग 23,000 जॉब्स क्रिएट हुए। तो ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हमें इनिशियल सक्सेस स्कीम की मिल रही है। तो जहां एक और ये स्कीम का आरंभ का सफल है, क्रिटिक्स का इसमें राय ये है कि इस स्कीम में कई कमियां हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कई कमियां हैं। पहली कमी ये बताते हैं कि ये स्कीम जो है सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, और ये सही भी है क्रिटिसिज्म एक तरीके से, कि इसमें जो थ्रेशोल्ड रखा गया है उसके तहत स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगी। सिर्फ लार्जर इंडस्ट्री जो कि एक पर्टिकुलर लेवल का टर्नओवर है जिसका, वही इसमें इंक्लूड होगी। तो मध्यम और स्मॉल सेक्टर शायद इसमें डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे। स्कीम के अंदर ये आशा की गई है कि ये जो लार्जर इंडस्ट्री है वो बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगी स्मॉल इंडस्ट्री से, यानी कि अगर मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन ही बन रहा है तो हो सकता है उसका एक छोटा कंपोनेंट एक स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल सेक्टर की यूनिट बनाए, तो इनडायरेक्टली तो लाभ होगा, लेकिन डायरेक्टली इंसेंटिव तो निश्चित रूप से उस स्मॉल स्केल को नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ हो सकता है। दूसरा इसी से लिंक्ड जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो इससे रोजगार सृजन की अपेक्षा की जा रही है वो इसलिए नहीं होगी कि रोजगार सृजन प्रमुख रूप से मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर में होता है। लार्ज स्केल सेक्टर में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ऑटोमेटेड होता है। तो जो रोजगार से अपेक्षा की जा रही हैं रोजगार के संदर्भ में, वो शायद इसकी पूर्ति नहीं होगी। जैसा मैंने बीच में ये भी कहा था कि अभी ये कहना, इसको इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है कि इससे रोजगार का सृजन उस मात्रा में जो कि अपेक्षा थी हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि जिस डायरेक्शन में स्कीम जा रही है उस डायरेक्शन में कदाचित इससे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। तीसरा क्रिटिसिज्म इसमें ये बताया जाता है कि एकाध सेक्टर यानी कि मोबाइल सेक्टर और कुछ हद तक फार्मा सेक्टर को छोड़कर इस स्कीम ने और जो यानी कि कुल 14 सेक्टर हैं, यानी 2 सेक्टर छोड़कर 12 सेक्टर में जो टेक ऑफ किया जाना था वो इसमें टेक ऑफ नहीं हो रहा है। लोगों का कहना यह भी है, क्रिटिक्स का कहना यह भी है कि इसके जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए इसमें लाभ अर्जित करने के, वो पैरामीटर्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, और तभी शायद जितने लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं वो इसमें नहीं हो पाए हैं। इसमें व्यवस्था तो लगभग 2 लाख करोड़ की गई है, लेकिन इसमें लाभ अभी बहुत थोड़ी धनराशि का लोगों ने किया है। तो इस प्रकार के इसमें प्रॉब्लम है। जिन्होंने वियतनाम और चाइना की व्यवस्था का परीक्षण किया है, जहाँ से स्कीम को प्रमुख रूप से अपनाया गया है, वहाँ ये बताया गया कि वहाँ पे इसके साथ साथ और भी चीज़ें की गई, यानी कि टैक्स हॉलीडे दिया गया। अब ये मेरा व्यक्तिगत रूप से इसमें राय नहीं है कि टैक्स हॉलीडेज एज सच दिए जाएं, लेकिन इस बात का परीक्षण करना आवश्यक है। मेरा इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा भिन्न मत है। मेरा ये मानना है कि इस स्कीम को कदाचित इस स्कीम के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि जो हैंडीकैप्स हैं इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में, उनको कॉम्पनसेट किया जा सके। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो फंडामेंटल इसके कारण हैं उनको एड्रेस करना आवश्यक है। मैं इन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि वो फंडामेंटल कारण क्या हैं, क्योंकि एक हैंडीकैप तो क्रिएटेड है ना किसी कारण से। अगर उन कारणों को हम दूर नहीं करेंगे तो खाली हैंडीकैप को कॉम्पेंसेट करके हम इस योजना को सफल नहीं कर सकते। वो क्या क्या है, उसमें कुछ ऐसे कारण हैं जिन पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ में शायद ज़्यादा समय लगेगा। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जहां एक और लॉजिस्टिक्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, शायद इसमें और गति लानी होगी। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अधिक है इस देश में तो हमें कॉस्ट कम करना होगा, उसको कॉम्पनसेट करने के काम नहीं होगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक फोटो भी देखी होगी कि बड़े बड़े हाईवेज में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो अब गड्ढे हो जाएंगे तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो उसकी कॉस्ट होगी। तो वो सब नहीं होना चाहिए। हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देकर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रैवलिंग कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो पोर्ट्स पे टर्न अराउंड टाइम जो हमारा है, वो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहे वो चाइना हो या सिंगापुर हो, वहाँ पे जो टर्नओवर टाइम बहुत कम है, क्या हम इसको सुधार सकते हैं? मेरे विचार से हमें मूल समस्याओं की ओर ध्यान ज़्यादा देना है बनस्पत इसके कि समस्याओं को यथावत बने रहने दें और हम उसको कॉम्पनसेट करें। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ क्लियरेंसेज में या अप्रूवल्स में, किसी चीज के अप्रूवल में जो समय शासन स्तर पे लगता है उसको कम किया जा सकता है। कई जगह ये हुआ भी है। हमें इसका परीक्षण करना होगा कि क्या इन प्रक्रियाओं को हम पूर्णतः डिजिटाइज कर सकते हैं।
और डिजिटाइज करके लाभ ये होगा कि हमें पता लगेगा कि कौन सी अप्रूवल किस स्तर पर कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड पर लंबित है। और एक बार ये जन सामान्य के सामने आ सकेगा कि किस स्तर पर लंबित है, तो स्वतः उसको जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि जो एक्सपेडाइट करना है। जब मेक इन इंडिया आरंभ हुआ था तो फोकस था इस बात पर, लेकिन वो फोकस इस बात पर हो गया कि वर्ल्ड बैंक आपको कितना अच्छा बता रहा है, बनिस्बत इसके कि हम मूल जो अपनी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको किस प्रकार से सुधारें। अगर जो विलंब के कारण जो कॉस्ट है, जिसके लिए कई जगह पर स्पीड मनी देना पड़ता है, अगर उसको कम किया जाए तो अपने आप वो हैंडीकैप कम हो जाएगा। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो हमारे टर्न अराउंड टाइम में कॉस्ट है, अगर उसको हम सुधारें तो अपने आप कॉस्ट कम हो जाए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।